नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। संवैधानिक संस्थाओं का यह अंतर्द्वंद चिंताजनक है। दैनिक भास्कर। देवालयों से नैतिकता की सीख लेकर निकले। एआई नहीं, अब एजीआई के बारे में सोचना होगा। कौन जिम्मेदार जनसत्ता? न्याय के रोड़े हटाए राष्ट्रीय सहारा। ग्लोबल वार्मिंग ने बढ़ाया संकट। समंदर में सैन्य सफलताओं के कीर्तिमान हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। संवैधानिक संस्थाओं का यह अंतर्द्वंद चिंताजनक है। दैनिक भास्कर। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अजीब दृश्य सामने आया। हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा सीबीआई की कार्रवाई पर स्टे के आदेश से उलट इसी अदालत के एक जज ने कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए। इस आदेश को खंडपीठ ने 24 घंटे में पलटते हुए फिर स्टे ऑर्डर दिया, लेकिन उन जज ने फिर सीबीआई को न केवल अपने आदेश मानने को कहा, बल्कि आदेश की प्रति रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम मार्फत सीजीआई को भेजने को कहा। राज्य सरकार के नाराज महाधिवक्ता ने भरी कोर्ट में उन जज को देश की एक प्रमुख पार्टी से चुनाव लड़ने का दावेदार बताया, जबकि उन जज ने खंडपीठ के एक जज को राज्य सरकार का हिमायती बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए केस को खुद सुनने का फैसला लिया है। उधर विपक्षी सरकारें राजनीतिक इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई होने के आरोपों के मद्देनजर एक संस्था विकसित करने की बात सोच रही है। हाल में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इन एजेंसियों की राज्य के मंत्रियों पर कार्रवाई और राज्य सरकारों द्वारा प्रति कार्रवाई से एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। तमिलनाडु में केंद्रीय एजेंसी के अफसरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि पश्चिम बंगाल में इनके साथ मारपीट हुई है। केरल के राज्यपाल के बजट भाषण का पहला और अंतिम पैरा पढ़कर लंबा भाषण खत्म कर दिया, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लिखे इस भाषण में केंद्र की निंदा थी। देश की कानूनी ही नहीं, संवैधानिक संस्थाएं ढहने लगी हैं। अगर न्यायाधीशों के आचरण पर ही शक होने लगे तो जनता को सोचना होगा। आखिर हम भारत के लोगों ने ही तो यह संविधान अपने को और समर्पित किया है। देवालयों से नैतिकता की सीख लेकर निकलें। भारत के घरों में नशा उतर गया है और इसको लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। शराब या तो स्टेटस सिंबल बन गई है या नशा करना लोगों ने अपना हक मान लिया है। अब इस तथ्य पर गौर करें, धार्मिक स्थलों पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। सवाल उठता है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में मंदिर जा रहे हैं तो बुराइयां कम क्यों नहीं हो रही? अभी तो एक ही बुराई की बात करें, क्योंकि इसी शराब के नशे के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। अब आप हर अपराध की जड़ में जाएं तो कहीं न कहीं नशे के सबूत मिलेंगे। तो ये भीड़ देवालयों मंदिरों में जाकर क्या कर रही है? अब अमेरिका का आंकड़ा लें। प्यू रिसर्च के अनुसार ईसाई धर्म में रुचि लेने वाले लोग अब धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। लोगों ने चर्च जाना बंद कर दिया है। अमेरिका में लगभग 4,500 चर्च बंद हो चुके हैं। वहाँ धर्म के प्रति ऐसी उदासीनता, और हमारे यहाँ मंदिर खुल रहे हैं। हर मंदिर में एक लोक बन रहा है और लोग सुधर रहे हैं या नहीं सुधर रहे हैं? ये जो भीड़ मंदिरों में पहुंच रही है, इसकी क्या रुचि क्या है? मौज मस्ती का एक पर्यटन का परिवर्तन? अगर मंदिर प्रांगण से आप चरित्र और नैतिकता लेकर नहीं निकले तो ये सिर्फ भीड़ के अड्डे बन जाएंगे। सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। एआई नहीं, अब एजीआई के बारे में सोचना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभा रहे लोगों में चैट जीपीटी बनाने वाली ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन और ओपन एआई के सबसे बड़े निवेशक और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला अग्रणी हैं। हाल ही में उन्होंने द इकोनॉमिस्ट की एडिटर इन चीफ जैसी मिंटन बेडोस से एआई के भविष्य खतरों और उस पर लगाई जा सकने वाली पाबंदियों पर चर्चा की। पढ़े इस बातचीत के मुख्य अंश। जेनी सैम, आपसे शुरुआत करते हैं। आने वाले साल में चैट जीपीटी कौन सी सबसे महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित करने जा रहा है? आल्टमैन, जीपीटी 4 को लेकर दुनिया में 2 सप्ताह तक हैरत और खलबली का माहौल रहा था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। कल को एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, या ऐसी बुद्धिमत्ता जो मनुष्यों के समकक्ष हो और स्वयं को शिक्षित और परिष्कृत करने में समर्थ हो, आ जाएगी। और
साल खत्म होते-होते दुनिया की सभी नौकरियाँ हड़प लेगी वगैरह, वगैरह और अब लोग शिकायत कर रहे हैं कि जीपीटी इतना स्लो क्यों चलता है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि मनुष्य के बारे में यही सबसे अच्छी बात है कि वे हमेशा ही पहले से और ज़्यादा और बेहतर होना चाहते हैं। नडेला सच कहें तो हमारे पास इससे पहले कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, हमारे पास पहले हमारे पास साधारण ज़रूरतों की पूर्ति करने वाली टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, जिसका प्रसार देखते ही देखते पूरी दुनिया में हो गया। अगर सरकारें सबसे ज़्यादा खर्चा किन्हीं 2 क्षेत्रों पर करती हैं, तो वे हैं हेल्थ केयर और एजुकेशन। लेकिन आज हमारे पास ये क्षमता आ गई है कि हम दुनिया के हर छात्र को पहले पहले से बेहतर पर्सनलाइज़्ड ट्यूटर दुनिया के हर नागरिक के नागरिक को पहले से बेहतर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श मुहैया करा सकते हैं। अल्टमैन, मैं अक्सर सोचता हूँ कि एआई की क्षमता को मापने का सबसे दिलचस्प तरीका यह है कि हम पूछें जीपीटी-4 कितने प्रतिशत कार्यों को कर सकता है। मान लें वह हमारे 10% कार्य कर सकता है, तो क्या जीपीटी-5 हमारे 12% कार्य कर सकेगा या 15 या 20%? लेकिन अहम बात यह है कि इतने सारे लोग अपने वर्क फ्लो में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जानता हूँ कि ये कहना इतना संतोषजनक नहीं लगता, जितना कि ये कहना कि ये रही उन कार्यों की सूची जो एआई कर सकती है। लेकिन अब यह नॉलेज संबंधी कार्यों में सहयोगी बन चुकी है। अब यह कंप्यूटर इस्तेमाल करने का एक तरीका है। जैनी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आने वाले साल में धीरे-धीरे बढ़ेगी या इसमें नाटकीय गति से बढ़ोतरी होगी? आल्टमैन, मेरा मानना है कि देर सवेर हम किसी दिन ऐसी बुद्धिमत्ता सृजित कर ही लेंगे जिसे एजीआई कहा जा सकता है। तब भी दुनिया में 2 सप्ताह तक खलबली नहीं मचेगी और उसके बाद लोग पहले की तरह अपना जीवन बिताने लगेंगे। जैनी, एजीआई से ही समय समय हलचल रहेगी। आल्टमैन, कोई भी नहीं जानता कि क्या होगा। मैं इस परिघटना के दूसरी तरफ झांक कर नहीं देख सकता और बहुत ब्यौरेवार तरीके से उसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य की प्रेरणाएं पूर्ववत रहेंगी। जैनी, इस बिंदु पर आकर लोग चिंतित होने लगे हैं। आल्टमैन, क्यों? जैनी, एआई के रेगुलेशन पर बहुत फोकस किया जा रहा है। आपको क्या लगता है रेगुलेटर्स ठीक कर रहे हैं या वे जो कर रहे हैं वे पर्याप्त है? आल्टमैन, ऐसे अवसरों पर हमें इतिहास में पीछे झांक कर देखना चाहिए कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल क्रांति हुई है, तब क्या-क्या अंदेशे लगाए गए थे। आप पाएंगे कि उस समय के विशेषज्ञों द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान गलत साबित हुए। हमें अपने ओपिनियन में थोड़ा लचीलापन लाने की जरूरत है। साथ ही हमारे पास ऐसे सटीक फीडबैक लूप होने चाहिए जो हमें ठीक-ठीक बता सकें कि दुनिया में क्या चल रहा है। जो कर रहे हैं वह पर्याप्त है। नडेला, यह स्वाभाविक ही है कि सरकारें इस बात को चिंतित होकर इसमें दखल देंगी ही। उनका काम ही यही है। किसी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर नियामक नियंत्रण लगता ही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात उनके लिए यह है कि किस टेक्नोलॉजी को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए और किसे नहीं। जैनी, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कि अब बात खतरे की सीमा के पार जाने लगी है और अब हमें इस पर रोक लगा देनी चाहिए? आल्टमैन, हमारे पास कोई ऐसा बिग मैजिक रेड बटन नहीं है जिसे दबाएं और डेटा सेंसर्स को नष्ट कर दें। बात उन छोटे-छोटे निर्णयों की है जिसके तहत हम ये तय करते हैं कि हमें ये होने देना है और यह नहीं होने देना है। आने वाले कल के खतरों का पूर्वानुमान, निदान, नए मूल्यों की स्थापना आदि इनमें शामिल है। कौन जिम्मेदार जनसत्ता? राजस्थान के कोटा में एक छात्रा की खुदकुशी की घटना से राजस्थान के कोटा में एक छात्रा की खुदकुशी की घटना से फिर यही पता चलता है कि पिछले कई वर्षों से लगातार इस समस्या के गहराते जाने के बावजूद इसमें सुधार के लिए कोई गंभीरता नहीं दिख रही है। गौरतलब है कि छात्रा ने आत्महत्या करने से पहले अपने माता-पिता को संबोधित पत्र में लिखा कि मैं जेई नहीं कर सकती, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। मैं हारी हुई हूँ, मैं ही इसकी वजह हूँ। यह आखिरी विकल्प है। यह बताने के लिए काफी है कि पढ़ाई लिखाई से लेकर कुछ बड़ा कर पाने के बोझ और समूची व्यवस्था के किस स्तर पर त्रासद स्थितियां पैदा हो रही हैं, जिसमें किशोर व बच्चों के सामने जिंदगी और मौत में किसी एक को चुनने का विकल्प पैदा हो रहा है। इस वर्ष किसी विद्यार्थी की आत्महत्या की दूसरी घटना है। जब इस तरह की कोई घटना व्यापक चर्चा का विषय बन जाती है, तब सब चिंताएं जताई जाने लगती है। तब इसके हल के लिए
विभिन्न स्तरों पर उपाय करने की बातें की जाती हैं, मगर शायद इस समस्या की जड़ों की पहचान कर उसके मुताबिक ठोस रास्ते निकालने की पहल नहीं हो पा रही है। सवाल है कि जिस किशोरावस्था में बच्चे कई कई तरह की मानसिक शारीरिक उथल पुथल से गुजरते रहते हैं, उसमें उनके सिर पर पढ़ाई लिखाई और भविष्य की चिंता को एक बोझ के रूप में कौन डाल देता है। इसके बाद उस चिंता को बढ़ाने के लिए कोचिंग संस्थानों ने जैसा सख्त तंत्र खड़ा किया है कि और उसमें जिस तरह बहुत सारे बच्चे पिसे और टूट रहे हैं, उस पर कोई लगाम क्यों नहीं है? सरकारों को इससे संबंधित कोई स्पष्ट और उस ठोस नीति बनाने की जरूरत क्यों नहीं लग रही? यह त्रासदी तभी कायम है जब पिछले कई वर्षों से लगातार कोटा में ऐसी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं की खुदकुशी अब एक व्यापक चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसी आत्महत्या का कारण एक ही होता है कि किसी बच्चे ने परीक्षा और तैयारी के सामने खुद को लाचार पाया हो और उसे कोई अन्य रास्ता नहीं सूझा। यह समझने की बात क्यों नहीं महसूस हो रही है कि जिस उम्र में कई बच्चों के सिर पर इस तरह की पढ़ाई और उससे संबंधित परीक्षा में बेहतरीन नतीजे लाने का बोझ लाद दिया जाता है, उस दौरान वे विषम हालात से निपट सकने के लिए कितनी परिपक्वता रखते हैं। आमतौर पर मान लिया जाता है कि जीवन में सफल होने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर या कोई उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनना ही अच्छा विकल्प है। इन परीक्षाओं में कामयाबी को लेकर किसी विद्यार्थी के भीतर कितनी रुचि है या उसके लिए वह कितना सक्षम है, इसका आकलन करने की कोई जरूरत नहीं समझी जाती है। दूसरी ओर बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रचलित धारणाओं के शिकार अभिभावक अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी न होने के बावजूद किसी बच्चे के सामने अकेला विकल्प यही रख दिया जाता है, तो उनके सोचने, समझने और संवेदना की दिशा बाधित होगी। ऐसे में अगर बच्चे जीवन से हार जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? जाहिर है, ये परिवार, समाज, शिक्षा जगत और सरकार के लिए सोचने का मुद्दा है कि आखिर यह होड़ कहाँ जाकर रुकेगी। न्याय के रोड़े हटाए राष्ट्रीय सहारा। सर्वोच्च अदालत की हीरक जयंती के अवसर पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लंबी छुट्टियों व स्थगन की संस्कृति का मसला उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व की तारीफ की और समाज के विभिन्न वर्गों को कानूनी पेशे में शामिल होने का आह्वान किया। युवा आबादी के पेशेवर जीवन में सफल होने का आत्मविश्वास प्रेरणादायक है। न्यायपालिका को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे लंबित मामलों, पुरानी प्रक्रियाओं व स्थगन की संस्कृति के समाधान पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कानून के आधुनिकीकरण पर, सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और तथा क्षमता निर्माण की बात की। उन्होंने भरोसेमंद न्यायिक प्रणाली व अनावश्यक बोझ कम करने की बात की। मोदी ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत किया है और आज जो कानून बन रहे हैं वे कल के उज्जवल भारत को मजबूती प्रदान करेंगे। न्याय में सुगमता को हर भारतीय का अधिकार बताते हुए उन्होंने डिजिटल निर्णयों की उपलब्धता व अदालत के फैसलों की स्थानीय भाषा में अनुवाद की परियोजना की तारीफ भी की। ये कहना गलत नहीं है कि अदालतों पर भारी बोझ है, मगर जैसा कि सीजीआई ने कहा कि सरकार को छुट्टियों को लेकर गंभीर निर्णय करने होंगे। अदालत की कार्रवाई को शिफ्टों में चालू रखने जैसी व्यवस्था देनी होगी। साथ ही तारीखों को आगे बढ़ाते रहने की प्रक्रिया पर सख्ती होनी जरूरी। दिसंबर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया था कि 25 हाई कोर्टों में 61.6 लाख मामले लंबित हैं, जबकि निचली अदालतों के 4.4 लंबित मामलों को मिलाकर कुल 5 करोड़ मामले देश में लंबित हैं, जिसके लिए जजों की नियुक्ति के साथ ही आधारभूत संरचना को सशक्त बनाना भी जरूरी है। देश के लोग जैसे जैसे शिक्षित व जागरूक हो रहे हैं, उनका न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ रहा है। वे छोटे छोटे विवादों के लिए भी अदालत आने में संकोच नहीं करते हैं, मगर फौरी न्याय न मिलने और अदालतों के चक्कर काटते रहने के कारण झगड़े विवाद अधर में ही रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार और न्याय व्यवस्था इन सवाल गंभीर सवालों पर सवाल करने के बजाय बुनियादी निवारणों पर तवज्जो दे, ताकि उचित न्याय पाने से जनता वंचित न रह सके। ग्लोबल वार्मिंग ने बढ़ाया संकट, उन्नत घोर। अमूमन दिसंबर और जनवरी के शीतकालीन महीनों में उत्तर भारत के राज्यों में समुचित शीतकालीन वर्षा के साथ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का होना लाजमी रहता है, लेकिन इस बार दिसंबर में वर्षा की भारी कमी के साथ 1 से 23 जनवरी तक उत्तर पश्चिम भारत के 6 राज्यों में बारिश ही नहीं हुई, जो दो राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में 99% कम बारिश हुई है। इसके पीछे मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अनुपस्थिति को बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि मौसम में असामान्यता का यह जो पैटर्न है, वह ग्लोबल वार्मिंग का भी असर है। पश्चिमी विक्षोभ विक्षोभ
अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उड़कर भारत के हिमालय की ओर जाते हैं और ऊंचे पहाड़ों पर इन पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन बर्फबारी होती है और ये भारत के निचले पहाड़ी राज्यों के मैदानी इलाकों में वर्षा लेकर आते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश की कमी होने से इन दोनों शीतकालीन महीनों में घना कोहरा और कम से कम 2 सप्ताह तक मैदानी इलाकों के राज्यों में शीतलहर के साथ बेहद ठंड के दिन रहे और अभी भी ठंड ने पीछा नहीं छोड़ा है। आंकड़ों के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कई वर्षों में इस वर्ष सबसे अधिक शीतलहर रही रही है। जनवरी के महीने में ठंड के साथ कोहरे ने भी बहुत परेशान किया है। हाल यह है कि अच्छी विजिबिलिटी नहीं रहने के कारण आम जीवन बहुत ही प्रभावित है। हर साल आने वाले मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के नहीं आने के कारण उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में घने कोहरे की चादर छाई रहती है। हालत यह है कि जनवरी का महीना समाप्त होने जा रहा है लेकिन कोहरे कोहरे से पीछा नहीं छूट रहा है। मौसम के जानकारों का कहना है कि कोहरा छाने के लिए हल्की हवा, कम तापमान, साफ आसमान और हवा में अधिक नमी चाहिए चाहिए होती है और पूरे जनवरी माह में उत्तर पश्चिम भारत के मौसम में यह सब मौजूद रहा। हालांकि कुछ पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आए लेकिन ये कमजोर विक्षोभ पहाड़ों को वह स्थिति नहीं दे पाए कि वर्षा और बर्फबारी हो, बल्कि नमी को बढ़ा रहे हैं। जब कोहरा रहता है तो यह सूर्य की गर्मी को नीचे नहीं आने देता और तापमान को भी नहीं बढ़ाता। इससे इलाकों में ठंडक बढ़ जाती है। आईएमडी के आंकड़ों को देखा जाए तो जनवरी 23 जनवरी तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ में कहीं भी बारिश नहीं हुई। तो हिमाचल, उत्तराखंड जैसी पहाड़ी राज्यों में 99% वर्षा की कमी देखी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में जहां मानसून के महीनों में भी वर्षा की कमी देखी गई थी, वहां भी मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में 100% वर्षा की कमी दर्ज की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पर हर साल दिसंबर और जनवरी में 5 से 7 सक्रिय और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और जो उत्तर पश्चिम भारत को बर्फबारी और वर्षा से प्रभावित करते हैं। लेकिन इस बार इन महीनों में दो ही विक्षोभ आए जिनका प्रभाव गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान में रहा। डाउन टू अर्थ ने पिछले 1 अक्टूबर 23 से 23 जनवरी 24 के बीच आईएमडी के डाटा का विश्लेषण किया तो पाया कि इस दौरान 21 पश्चिम विक्षोभ आए जिनमें 4 विक्षोभ ही सक्रिय रहे। मौसम विभाग के अनुसार अभी जनवरी के अंतिम और फरवरी के पहले सप्ताह में 2 पश्चिमी विक्षोभ के पूर्वानुमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिम भारत में मौसम में बदलाव आने के पूरे आसार हैं। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक अगले 7 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल सहित कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है। मौसम विभाग की जानकारी में राज्यवार साप्ताहिक रिपोर्ट को देखें तो 18 से 24 जनवरी के बीच 14 राज्यों में वर्षा ही नहीं हुई है, जबकि 13 राज्यों में 79 से 99% तक वर्षा नहीं होना पाया गया है। 1 से 2 24 जनवरी के 3 सप्ताह के आंकड़े देखने पर पाया गया कि इस दौरान 9 राज्यों में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है, जिसमें पूर्वोत्तर के मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ उत्तर पश्चिम भारत के हरियाणा और पंजाब राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली और दमन और दीव भी शामिल रहे। जबकि 7 राज्यों में 98 से 99% वर्षा कम हुई है। इसी क्रम में आईएमडी की 29 जनवरी की रिपोर्ट पर दृष्टिपात करें तो 29 जनवरी तक मणिपुर, हरियाणा, पंजाब के अलावा चंडीगढ़, लद्दाख और दादर एंड नगर हवेली व दमन दीव में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है, जबकि 16 राज्यों में 60 से 99% वर्षा कम होने के आंकड़े हैं। दिसंबर और जनवरी में उत्तर भारत के राज्यों में बर्फबारी और बारिश का न होना क्षेत्र में रबी की पैदावार को भी प्रभावित कर सकता है। इस बार पहाड़ी राज्यों में जनवरी में बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं हुई है। बारिश और बर्फबारी की कमी का असर हिमालय के ग्लेशियर और उस क्षेत्र के जल संसाधनों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि शीतकालीन वर्षा का असर लोगों के भोजन और जल की आवश्यकताओं के लिए बेहद जरूरी है। पहाड़ों में हिमनदी जलधाराओं और बर्फ के ग्लेशियरों के धीरे धीरे पिघलने पर गर्मियों में नदियां जल से समृद्ध होती हैं। समंदर में सैन्य सफलताओं के कीर्तिमान हिंदुस्तान शेखर सिन्हा, सेवा वाइस एडमिरल, नौसेना। यह एक कीर्तिमान की तरह है कि हमारी नौसेना 24 घंटे के भीतर 2 जहाजों को समुद्री डाकुओं से सुरक्षित रिहा करा
यह एक कीर्तिमान की तरह है कि हमारी नौसेना 24 घंटे के भीतर 2 जहाज़ों को समुद्री डाकुओं से सुरक्षित रिहा कराए। दोनों जहाज़ों पर ईरान के झंडे थे। दूसरे जहाज़ पर तो 19 पाकिस्तानी नागरिक भी सवार थे। हमने ये सफलता कूटनीतिक और बल प्रयोग से हासिल की है, जो बताता है कि समुद्र में अब हम कितने सक्षम हो गए हैं। हालांकि समुद्र में भारतीय नौसेना कभी कमजोर नहीं रही। 1971 की जंग भला कौन भूल सकेगा, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। उस युद्ध में भारतीय नौसेना ने काफी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। दरअसल पाकिस्तान जब हमें लगातार परेशान करता रहा, तो जनरल मानेक शॉ के नेतृत्व में भारत की जल, थल और वायुसेना ने तय किया कि 3 से 4 दिसंबर की रात पाकिस्तान पर चौतरफा हमला किया जाएगा। यह माना गया कि यह माना गया कि अगर हम पूर्व में कुछ करेंगे तो पाकिस्तान उसका बदला पश्चिम में लेगा, जो बाद में सही सही भी साबित हुआ। इसलिए हमारी रणनीति बनी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह कराची को ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि वहीं से उसकी नौसेना का संचालन होता था और उसका सबसे बड़ा व्यावसायिक बंदरगाह भी था। साथ ही पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाह को नष्ट करने की योजना बनी, ताकि वहां इसके सैनिक को घेर लिया जाए। कराची पर हमले की दुश्वारियां थी। हमारे मिसाइल बोट छोटे थे और वे ज्यादा देर तक समंदर में नहीं रह सकते थे। उन पर तैनात मिसाइलें एक नियत दूरी से ही कराची बंदरगाह को निशाना बना सकती थी। लिहाजा दो तरफा योजना बनी। चूंकि ये मिसाइल बोट अब मुंबई में तैनात थे, तो बड़े जहाज उनको खींचकर कुछ दूर तक ले आए, ताकि उनका तेल कम उपयोग हो। और दूसरी योजना के तहत कुछ मिसाइल बोट को पोरबंदर ले जाया जाए, जहां से ईंधन लेकर वे कराची की ओर कूच करें। 3 से 4 दिसंबर की रात हमारे 4 मिसाइल बोट इसी योजना के तहत पोरबंदर और बॉम्बे से निकले। सभी सभी पर 4-4 मिसाइलें थीं। ये सभी जब कराची से नियत दूरी पर पहुंचे, तो उन्होंने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। अब सब इतनी तेजी से हुआ कि पाकिस्तान को सोचने का वक्त ही नहीं मिला। इससे कराची बंदरगाह पर मौजूद तेल के भंडार में आग लग गई और वहां मौजूद तमाम व्यावसायिक और जंगी पोत नष्ट हो गए। भारतीय नौसेना की इसी सफलता के कारण 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। उधर पूर्वी तट पर विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को तैनात किया गया, जिस पर सी हॉक जैसे लड़ाकू विमान तैनात थे। जब देखा गया कि पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर हलचल तेज हो गई है, तो इस पोत पर तैनात विमानों ने वहां जमकर बर्फबारी की, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों का हौसला टूट गया। या वे यहाँ तो बे, वे या तो यहाँ से भाग निकले, या उनकी जरूरतों को पूरा करने की पश्चिमी पाकिस्तान से कोई मदद ना आ सकी। इसने पाकिस्तानी कमांडर और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इससे पहले की एक घटना काफी दिलचस्प है। पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी गाजी को पूर्वी तट पर तैनात किया किया था, ताकि वह विक्रांत को डुबा सके। मगर गाजी को छगाने के लिए भारतीय नौसेना ने आईएनएस राजपूत का इस्तेमाल किया, जो समुद्र में सुरक्षा कारणों में तैनात था। वह संचार माध्यमों से इस तरह जवाब देता देता रहा मानो वही विक्रांत हो। इस कारण गाजी विशाखापट्टनम के आसपास ही भटकता रहा और बाद में हमारे सैनिकों द्वारा नष्ट कर दिया गया। यहाँ एक और घटना का जिक्र जरूरी है। पश्चिमी तट पर हमारा युद्धपोत आईएनएस खुखरी पाकिस्तान हमले का शिकार हो गया। इस जहाज के कप्तान महेंद्र नाथ मुल्ला अपने सैनिकों का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। नेतृत्व की इस भूमिका के लिए उनको मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। वास्तव में नेतृत्व की यह भूमिका भारतीय नौसैनिकों के खून में है। हमारे जहाज विशाल समंदर में अनवरत नेतृत्व की भूमिका में होते हैं। इसकी तस्दीक वहां के घटनाक्रमों से भी होती है। समुद्र में भारतीय नौसेना दो तरह के खतरों का सामना करती है। एक, जब दुश्मन देश की लड़ाई हो, यानी पारंपरिक चुनौती, और दूसरा शांति काल के समय समुद्री डाकुओं, मानव व्यापार करने वालों, तस्करों आदि से मिलने वाली चुनौतियों। आपदा प्रबंधन के कामों में हम काफी आगे माने जाते हैं। यह सब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत किया गया। हिंद महासागर में ही हम सभी जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में इसलिए मदद करना अपना दायित्व या कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UNCLOS के तहत निर्बाध आवाजाही का हक सभी जहाजों को हासिल है। हम 2008 से लाल सागर में मौजूद है। भारतीय नौसेना इसलिए भी यहाँ नेतृत्व की भूमिका में होती है, क्योंकि हिंद महासागर के देशों में हम सबसे ताकतवर हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश तो यहाँ बाहर ही माने जाते हैं। हाँ, अब चूंकि भू राजनीतिक
बदलाव के कारण शांतिकाल की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, इसलिए हमेशा मददगार रही भारतीय नौसेना की भूमिका भी व्यापक होती जा रही है। भारतीय नौसेना कूटनीतिक भूमिका भी खूब निभाती है, जिससे देश से हमारे संबंध है जिस देश से हमारे संबंध है हम उसके साथ समुद्री सुरक्षा संबंधी समझौता करते हैं। इसके तहत द्विपक्षीय अभ्यास भी किए जाते हैं ताकि एक दूसरे को समझ सके और वक्त आने पर एक दूसरे की मदद कर सके। इसलिए लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत मुस्तैद रहते हैं और जब जब व्यावसायिक जहाज यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो भारतीय नौसेना उनकी सुरक्षा करती है। हम समंदर में विशेष अभियान भी चलाते हैं। हमारे कमांडर काफी दक्ष माने जाते हैं। हमने कई खुफिया अभियानों को भी अंजाम दिया है। वास्तव में 3000 किलोमीटर तक फैले हिंद महासागर में कोई एक देश सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। चूंकि यहाँ से हर साल करीब 1.9 लाख व्यावसायिक जहाज गुजरते हैं, इसलिए यहाँ की चुनौतियों से पार पाने के लिए तमाम देश एक साथ आते हैं। अच्छी बात है कि भारतीय नौसेना की भूमिका लगातार व्यापक होती जा रही है। इससे हम स्वाभाविक ही उन शक्तिशाली देशों की कतार में खड़े हो जाते हैं जो अपनी सुरक्षा के साथ साथ अन्य देशों की रक्षा में भी मुस्तैद हैं। यह समंदर में हमारे बढ़ते ओहदे का संकेत है। धन्यवाद।